नाज़रीन, लेबनान का महाज पूरी तरह से खुल गया है और अब मुसलसल हमले वहां से रिपोर्ट होना शुरू हो गए। ईरानी हमले के बाद वहां पर हमने देखा कि कुछ ठहराव आया, लेकिन अब जैसे मतलब होता है ना कि खामोशी के बाद बहुत बड़ा तूफान आता है, तो बिल्कुल वही सूरत हाल है। बहुत बड़े हमले इस वक्त इसराइल पर शुरू हो गए हैं और अभी नाज़रीन इतना बड़ा वाकया हो गया है कि पूरी जंग में इस तरह का वाकया देखने को नहीं मिला। और ये ऐसा वाकया हो गया है कि इसराइल लरज उठा है और ये एक ऐसा वाकया हो गया जो इस जंग में, यानी ये लेबनान और इसराइल वाला जो मामला है, ये इसमें एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब उनकी जो हलाकतें हैं एक ही टाइम पर एक ही जगह पर वो नहीं हुई। सबसे ज़्यादा फौजी उनके एक ही हमले के दरमियान जो है वो मारे गए हैं। तो अब इसराइल के जो हमले हैं आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगे लेबनान के अंदर, और ये एक ऐसा कदम भी हो सकता है जो हमें फुल स्केल वॉर में ले जाए। दोबारा से मामलात उस शिद्दत के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हमास और तुर्की के बढ़िया हम मुलाकात हुई है। उर्दगान ने खास तौर पर इन्वाइट किया है इस्माइल हानिया को, बढ़िया हम मुलाकात होने जा रही है। स्पेन किस तरह से लॉबिंग कर रहा है यूरोप के अंदर, ये जो आगे वोटिंग होने जा रही है, फ़लस्तीन की आज़ादी का ऐलान होने जा रहा है यूनाइटेड नेशन में, वहाँ पर किस तरह से लॉबिंग कर रहा है स्पेन, और फर्दन एक एक मुल्क से वो किस तरह आज़ादाना भी चाह रहा है कि मुल्क जो है वो रिकगनाइज करें फ़लस्तीन को, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस वक्त जो वाक़या हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो इस वक्त टॉप न्यूज़ बना हुआ है, सबसे बड़ी खबर, और इसराइल में बहुत खौफ पाया जा रहा है इस वाक़ये के बाद। इस तरह का मामला, इस तरह का हमला पूरी जंग में आपने नहीं देखा। एक ही वक्त में एक ही जगह पर सबसे ज्यादा इसराइली फौजी जो हैं वो हलाक हो गए। और अहम बात यह है कि सिर्फ 2 मिसाइलों के साथ ये हमला हुआ है और वो इतना बड़ा नुकसान उनका कर गए हैं। हालांकि अगर आप देखें तो 50-50 और 60-60 मिसाइल भी फायर होते रहे हैं, लेकिन वो भी इतना नुकसान नहीं कर सके जितना इन मिसाइलों ने कर दिया। और उसके बाद सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, बहुत हालात वहां पर कशीदा हैं। नाज़रीन, एक हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है जिसमें को 18 फौजी मारे गए हैं, 15 से 20 जख्मी हैं और सीरियसली इंजर्ड है। और अभी ये वो नंबर्स हैं जो आ रहे हैं, यानी ये तादाद 50 भी हो सकती है, ये 100 भी हो सकती है। यानी ये अभी ये थोड़ी देर पहले का वाकया है और ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जिस तरह ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ है वाकया, ये अभी आधा घंटे पहले की बात है, जिस तरह रिपोर्ट होना वाकया शुरू उसी तरह मैं आपके सामने रखता हूं तरतीब से, ताकि आपको इसकी पूरी मालूमात हो सके कि ये कितना बड़ा हमला हुआ है। अरमशा का एरिया है वेस्टर्न गलीली के अंदर, वहां पर यह वाकया हुआ है। होता क्या है नाज़रीन के सबसे पहले इसराइली मीडिया रिपोर्ट करता है। इसराइली मीडिया यह कहता है कि अस्वेर इंसिडेंट एंड हिजबुल्लाह फायर्ड 2 हैवी रॉकेट्स एंड अदर मिसाइल्स दैट वर नॉट इंटरसेप्टेड। जनाब, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब बहुत बड़ा वाकया हो गया, स्वेर इंसिडेंट हो गया। तो सबकी नजर उधर हो जाती है कि अच्छा ये जनाब वहां पर क्या हो गया। फिर इसराइली मीडिया रिपोर्ट करता है अ सिग्निफिकेंट डैमेज टू द प्लेस वाज कॉज्ड बाय द मिसाइल्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान। तो वो कह रहे हैं कि बहुत एक सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा डैमेज जो है वो भी हो गया। लोग और मुतवज्जे होते हैं। फिर पता चलता है जी ऐसे मिसाइल अंदर घुस आए हैं जो एयर डिफेंस को चीरते हुए आगे जाकर उन्होंने हिट किया है और सायरन्स भी नहीं बजे हैं। अच्छा, वो इससे फिर और होता है कि भैया इसका मतलब इतने लीथल मिसाइल उन्होंने फायर कर दिए हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट करता है द रॉकेट्स दैट फेल इन द Arab al-Ramsha were not preceded by sounding of sirens, कि जनाब सायरन्स भी नहीं बजे। फिर वो और शिद्दत बढ़ती है कि जनाब हेलीकॉप्टर इज ऑन इट्स वे टू द सीन ऑफ एक्सीडेंट इन अरब अल-मिशा, कि जनाब वहां की तरफ हेलीकॉप्टर जा रहा है तो लोग और इस पर जो है वो मुतवज्जो होते हैं और उधर देखते हैं कि अच्छा यहां पर। ये मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चले कि भाई वहां पर किस तरह इमरजेंसी और खौफ का माहौल है। पता भी नहीं चलता कि कब का। अच्छा जी, वो उधर गजा में आ गया खबर, लेबनान में आ गई, वो शाम के बॉर्डर पर कुछ हो गया, वेस्ट बैंक के अंदर कुछ हो गया, कि मतलब पता भी नहीं चल रहा। इतना वो खौफ अब बढ़ रहा है कि मतलब कोई पेशगी इतला के बगैर इतना बड़ा वाकया हो जाएगा और आप कहीं भी बैठे हिट हो सकते हैं। इसीलिए तो आप देखें कि उनकी जो आधी से ज्यादा आबादी है वो ज़हनी मरीज बन चुकी है। ये मुसलसल इस सूरत हाल की वजह से देखें यार, आपने इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपकी अब निजात हो जाएगी। यानी इनको जरा रहम नहीं आया, इनको मतलब जरा ख्याल नहीं आया कि ये निहत्ते और मासूम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। उन बेचारों ने इनका बिगाड़ा क्या था और इनको जरा ख्याल नहीं आया कि 2 अरब की नेशन है जिनकी तुम नस्ल खुशी कर रहे हो। 2 अरब की नेशन
क्या वो हिसाब लेने के लिए नहीं आएंगे? क्या वो बदला लेने के लिए नहीं आएंगे? तुम जुल्म करते चले जाओगे और क्या उनमें से कोई भी नहीं उठेगा? तुम कितनों को गुलाम बना लोगे, कितनों को अपने ताबे कर लोगे, कितनों को खामोश करेंगे? वो 2 अरब हैं, तुम 1 करोड़ हो, तो उनमें से कोई उठकर नहीं आएगा, तो इस जुल्म का तुमसे कोई बदला लेने के लिए नहीं आएगा। तो जरा सोचिए ना। देखें, आपने कब्जा किया हुआ था 75 साल से, 100 साल पहले आप यहां पर आए, आपने यहां पर कब्जा किया हुआ था, ठीक है, निजाम चल रहा था, आप जुल्म भी कर रहे थे, लेकिन ठीक है, चल रहा था, चीजें चल रही थी। लेकिन आज आपने क्या किया? आपने कोई हद नहीं छोड़ी है, आपने तमाम रेड लाइंस पार कर दी हैं। 50,000 नाम लेना आसान होता है, जिसमें जो मैक्सिमम है वो औरतें और बच्चे हैं। अभी आपको पता है आज क्या रिपोर्ट सामने आई? आज ये रिपोर्ट सामने आई है कि कब्रों के ऊपर टैंक चल रहे हैं। नाज़रीन, अंदाजा लगाइए, रूह कांप जाती है जब इस तरह की रिपोर्ट्स वहां से आती हैं कि अब देखें, कब्रें हैं, मैस ग्रेव्स है, मतलब बहुत इज्तिमाई कब्रें, 100 200 फलस्तीनी एक ही जगह पर मतलब इज्तिमाई कब्रें बनाई जा रही हैं, वो कच्ची कब्रें हैं। तो इनके टैंक जो है वो उन कच्ची कब्रों के ऊपर चल रहे हैं। अभी भी गजा के अंदर इस वक्त हो रहा है, अभी भी फाकों से लोग वहां पर शहीद हो रहे हैं। हामला खवातीन आपको बता चुके हैं, वो यार आज की दुनिया में ये जुल्म, हामला खवातीन वो शहीद हो रही हैं भूख की वजह से। ओए, भूख से मरना आपको पता है क्या होता है? आप 1-1.5 महीने के अंदर जाके भूख से मरते हैं, मतलब इतनी अजियत जिसको कहते हैं घुट घुट के मरना, एक एक सांस आपका तड़प तड़प के मरना। और बाहर क्या है, ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं और वो आप खाना अंदर नहीं देने ये दे रहे, ठीक है, और बाकी सब बेहसी और बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। तो कोई हद आपने छोड़ी है, तो इनको जरा तो ख्याल करना चाहिए था कि 100 साल आपने कर लिया और अभी भी आपका कब्जा कायम था, आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा था। उधर तुर्की आके आपके साथ मुआहदे कर रहा था, तो ये बुर्दगान आने वाला था। इधर से सऊदी अरब का जो नॉर्मलाइजेशन है वो पीक के ऊपर पहुंच चुकी थी, बिल्कुल होने वाली थी। यानी आपको तो कोई, आपको किसने चैलेंज करना था? किसी ने भी चैलेंज नहीं करना था। यानी ये 2 बड़े जो ताकतें हैं वो तो आपके साथ आ रही थी, तो आपको कुछ तो ख्याल करना चाहिए था कि आप ये कर क्या रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको कहता हूं, अब आप इस बात को और गहराई से समझ सकते हैं कि भाई ये जो इन्होंने जुल्म किया है ना, ये दरअसल इन्होंने अपनी कब्र खोदी है। अगर ये इतनी हदें पार ना करते, अगर ये इतना जुल्म ना करते, तो इनके खिलाफ इस तरह रेजिस्टेंस भी ना होती, इस तरह से ये एक्सेसिव रेजिस्टेंस खड़ी ना होती और इस तरह से इनको खात्मे की तरफ ना जाती। देखें, पहले भी तो सारी चीज़ें हो रही हैं, 100 साल से कब्जा है ना, तो चलता रहता। लेकिन ये जो इन्होंने इतना जुल्म कर दिया, इतनी हदें पार कर दी हैं, इस चीज़ ने दरअसल जो है वो सारी रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया और अब कुछ चांस बचा नहीं है। ठीक है, इनसे एक एक चीज का जो है वो बदला लिया जाएगा। इन्होंने अपनी बका का खात्मा खुद किया है। अब वगरना आलम इस्लाम में से कोई ऐसा नहीं था जो इनको चैलेंज करता। तो बैक टू द पॉइंट कि अब ये शदीद खौफ में है मुसलसल और ज़हनी मरीज बनते चले जा रहे हैं। और फिर नाज़रीन खबर आती है कि वहां पर बिल्डिंग को हिट किया गया है एंड देयर आर वाउंडेड एट द सीन, कि वहां पर कुछ जख्मी हो गए। फिर खबर आती है कि जनाब गाइडेड मिसाइल फायर हुए हैं एट द हेडक्वार्टर ऑफ द मिलिट्री रिकॉग्नाइजेंस कंपनी। एक मिलिट्री का हेडक्वार्टर है जिसको जनाब हिट कर दिया गया है। मैं सिर्फ आपको ये पूरी सूरत हाल की अक्सबंदी इसलिए कर रहा हूं कि भाई इसराइल के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो ईरान पर हमले की भी डिस्कशन हो रही है, क्या करना है, उसके बाद क्या होगा। लेकिन इसी दरमियान ये कितना बड़ा वाकया हो गया है कि उनका आप सारा मीडिया उठाकर देखें, उनका पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें, तो आपको यही खबर सबके ऊपर नजर आएगी। ठीक है, वो इससे पहले सबसे बड़ी वो तेहरान वो वाला मामला चल रहा है कि हमला करना है, वो चीजें वो टॉप डिबेट थी। लेकिन अब ये वाली खबर जो है वो इसराइल में सबसे ऊपर आ गई है, क्योंकि ये एक बहुत गैर मामूली जो वाकया है जिसको अब टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है कि लेबनान और इसराइल वाला जो मामला है उसको टर्निंग, क्योंकि अब इसराइल के अंदर मतलब वो एक होगा कि भाई इतना हमारे फौजी मर रहे हैं तो हम वहां पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। तो ये मतलब एक टर्निंग पॉइंट इस हवाले से हो सकता है, फुल स्केल वॉर के हवाले से भी और हमले तेज करने के हवाले से भी। अच्छा, तो उसके बाद जनाब जख्मियों के नंबर्स आना शुरू होते हैं और पता चलता है इसराइली मीडिया पहले बताता है जी 6 इंजरीज हुई हैं, फिर बताता है 13 इंजरीज हो गई हैं और 4 सीरियस हैं, फिर जनाब अमवात की खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जनाब 7 हो गई हैं, फिर पता चलता है कि 13 मारे गए। और अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 18 फौजी वहां पर मारे गए और 15 से 20 जख्मी है। तो ये तादाद 50 भी हो सकती है, ये 30 भी हो सकती है, ये 70 भी हो सकती है, ये 100 भी हो सकती है, क्योंकि बहुत डायरेक्टली वहां पर जाकर जो है ना हिट किया मिसाइलों ने, बहुत डायरेक्टली प्रिसाइजली वहां पर जाकर हिट किया है। तो जैसे मैंने आपको पूरी तफसील रखी है कि ये खबरें आ रही हैं और पहले बस एक वाकया हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते पता चला ये जख्मी, फिर ज्यादा जख्मी, फिर हलाकतें, फिर ज्यादा हलाकतें, तो अब ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये अगली वीडियो तक शायद
ये बात बहुत आगे तक पहुंच जाए, लेकिन जितने हो चुके हैं ये भी बहुत गैर मामूली है। 18 फौजी एक ही जगह पर मारे जाना और 15 से 20 जख्मी, और वो भी बाद में डेथ उनकी हो सकती है, सीरियस इंजरीज होंगी। सो दिस इज वेरी बिग इवेंट। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, हमने आपको कहा कि यह बड़ा एक टर्निंग पॉइंट वाकया हो सकता है, और उसके बाद टर्निंग पॉइंट हुआ, आप देखा। तो ये लेबनान के हवाले से जो मामला है एक बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अब बात नाज़रीन ये है कि इसके बाद इसराइल हमले तो करेगा और बहुत शिद्दत के साथ करेगा। तो बात यह है कि जब ये शिद्दत के साथ ज़्यादा हमले करेंगे तो हिजबुल्लाह उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले करेगी। और अभी इसराइली मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने तो नए नए हथियार इस्तेमाल करने शुरू हो गए, यानी ये भी तो एक पूरा सरप्राइज अटैक है ना। और इसराइली मीडिया खुद ये बताना शुरू हो गया कि उन्होंने ये ईरानी हमले के बाद उनके हमलों में शिद्दत और नए वेपन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये आप देखिए, हिजबुल्लाह इंट्रोड्यूस्ड न्यू टूल्स इनटू द बैटल एंड डेमोन्स्ट्रेटेड फायर ऑडेसिटी बाय कंबाइनिंग डिफरेंट वेपन्स अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट एट द सेम टाइम। वो कह रहे हैं हमें ये एक नई चीज हिजबुल्लाह की जानिब से देखने को मिल रही है कि डिफरेंट वेपन्स को कंबाइन करते हुए एक ही जगह के ऊपर अटैक किया जा रहा है। अच्छा, ये वैसे वो ईरान की स्ट्रेटजी देखने को मिली है कि उन्होंने क्या किया कि सेम टाइम के ऊपर ड्रोन्स फायर किए, सेम टाइम के ऊपर मिसाइल फायर किए, और सेम टाइम के ऊपर उन्होंने तेज तरीन मिसाइल फायर किए। उससे क्या हुआ कि उनका जो एयर डिफेंस है वो पूरी तरह से फेल हो गया और वो अंदर जो है ना पेनिट्रेट कर गए। अब मैं आपको बता चुका हूं ये जो ईरान वाला मामला नहीं, ये बहुत आगे तक जाएगा। अब आप देखिए कि उन्होंने टेस्ट कर लिया ना कि इनका एयर डिफेंस मार कहां पर खाता है। तो आज आप देख लीजिए उसके नतीजे। मतलब इससे पहले इसराइल का एयर डिफेंस टेस्ट नहीं हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसराइल की पूरी उनकी सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत बड़ी चीज है कि उनका एयर डिफेंस टेस्ट नहीं हुआ था। इस एयर डिफेंस का करना क्या है, इसको तोड़ना कैसे, जिसको वो अपनी आयरन शील्ड कहते हैं, इसका करना क्या है। तो अब उनको पता चल गया है कि इसको नाकाम कर। अब 2 दिनों में तो नया बनाने से रहे, 2 दिनों में तो नया बनाने से रहे ना, पता नहीं कब जाके बनेगा। ठीक है, जो कि उन्होंने अब बनाना शुरू कर दिया है, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, लेकिन 2 दिनों में तो नहीं बनेगा, 10 दिनों में तो नहीं बनेगा, महीने में तो नहीं बनेगा। तो बात यह है कि वो टेस्ट हो गया, तो वो जो टेक्निक्स वहां से कैलकुलेशन जो आई है वो अब इधर इस्तेमाल होना शुरू हो गई। उन्होंने कहा डिफरेंट वेपन्स एट द सेम टाइम, उन्होंने भी मिक्स करके जो है ना ड्रोन्स और गाइडेड मिसाइल और रॉकेट्स वो दाग दिए जनाब। उससे क्या होता है कि जो एयर डिफेंस होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे ईरान के मामले में हुआ। तो अब जनाब उन्होंने ये शुरू कर दिया है। तो इसराइली मीडिया कह रहा है कि भाई अगर अब ये 7 महीनों के करीब जंग को हो गए हैं, तो अब ये इस तरह का काम शुरू कर रहे हैं, तो आगे पता नहीं कौन कौन सा सरप्राइज उन्होंने बना के रखे हुए हैं। आगे पता नहीं इसराइल को कौन कौन से सरप्राइज सिर्फ हिजबुल्लाह से मिलने जा रहे हैं। ईरान को तो आप भूल ही जाना, सिर्फ हिजबुल्लाह आपको क्या क्या सरप्राइज देगी। तो नज़ीर मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के एक्सपर्ट इस वक्त कह रहे हैं कि इसराइल को इस जंग से लग पता जाएगा, जिसको कहते हैं ना सही मानों में लग पता जाएगा। इराक का क्या हशर किया, शाम का, लिबिया का, ठीक है, सारा कुछ किया। लेकिन ये जो जंग है ना, आज वक्त आ चुका है, बहुत बहुत ये तमाशा हो गया, बहुत आपने कर लिया। 100 साल हो गए, 100 साल एक नाम लेना अरसा होता है। तो दुनिया में तग़य्युरात आते हैं, तो आपका भी वक्त आ गया है। ठीक है ना, तो इस जंग में आपको लग पता जाएगा कि आपके साथ होती क्या है, सारी दुनिया आपका तमाशा देखेगी। और उसके बाद जो सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं, आप देख लीजिए। आज मुझे बताइए किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आप मुझे बता दीजिए। तो इसके अलावा नाज़रीन बाकी भी बहुत बड़े हमले रिपोर्ट हुए हैं। ये तो सिर्फ एक हमला था जिसने इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है। इसके अलावा गोलान हाइट्स पर हमला हुआ है। फिर इसके अलावा इसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ जो डिप्लॉयमेंट्स थी उनके ऊपर अब इस नए मेथड के साथ हमला शुरू कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वाकये से बहुत सारी चीजें अब होने जा रही हैं। यानी ये कामयाब सक्सेसफुल अटैक किया जिसमें 100 तक तादाद हो सकती है। तो अब जनाब उन्होंने जो बाकी डिप्लॉयमेंट थी इसराइली फौज की, वहां पर इस टेक्निक के साथ हमले शुरू कर दिए। जो गोलान हाइट्स के ऊपर हमला हुआ है, अल मदीन रिपोर्ट कर रहा है, फायर वाज फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स इसराइली टारगेट्स इन ऑक्युपाइड गोलान। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो मेरून में अटैक हुआ, पिछली वीडियो में हमने आपके सामने रखा, उसमें हम बता रहे हैं कि वहां पर जो टारगेट था उसको कंप्लीटली जाकर हमने डिस्ट्रॉय किया है। अब देखिए, द इसराइली मेरून एयरबेस वाज टारगेटेड बाय डायरेक्ट फायर फ्रॉम लेबनान। ठीक है, बिल्कुल बराह रास्त हमने हमला करके उसको कंप्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। फिर नाज़रीन अब वो डिप्लॉयमेंट वाले हमले शुरू हो गए। टारगेटेड न्यू डिप्लॉयमेंट ऑफ इसराइली सोल्जर्स एट बरानत बैरक्स विद मिसाइल वेपन्स फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी दफा उसको हिट किया गया। इसके अलावा नाज़रीन रमिया साइट है, वहां पर जो गैदरिंग थी इसराइली फौज की, उसको रॉकेट के साथ निशाना बनाया और आर्टिलरी। अब आप देख लीजिए, फिर वही टेक्निक आ गई, रॉकेट प्लस आर्टिलरी। मैं आपको पूरा वो बता सकता हूं क्योंकि हम पूरी जंग को कवर कर रहे हैं
या रॉकेट फायर होते हैं या आर्टिलरी के साथ फायरिंग होती है, या मिसाइल फायर होते हैं या ड्रोन फायर होते हैं, यही होता है। मतलब एक ही वेपन आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब टेक्निक क्या आई है, अब टेक्निक ये मैं पहली दफा देख रहा हूं, आज से ये पहली टेक्निक मैं देख रहा हूं जिसको इजरायली मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि सेम टाइम के ऊपर डिफरेंट वेपन्स, रॉकेट फायर कर दिए, साथ आर्टिलरी फायर कर दी। ये सिर्फ उनका जो आयरन डोम टेस्ट हुआ है ना, उसके ये सारे मुस्बत नतायज है जो इस वक्त आना शुरू हो गए कि उनको पता चल गया कि इनको करना, इनके साथ करना क्या है और किस तरह से इस जंग को आगे लेकर चलना है। फिर आखिरी इजरायली मीडिया बता रहा है एंटी टैंक मिसाइल्स was fired at Paranat without siren sounding। अब ये क्या फिनोमेना चल पड़ा है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये एयर डिफेंस, ये उनकी टेक्नोलॉजी, ये दुनिया भर में मशहूर टेक्नोलॉजी, वो हिजबुल्लाह रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल फायर कर रही है, उसके भी सायरन्स नहीं बज रहे, रॉकेट और उसके भी सायरन नहीं बज रहे, ड्रोन्स आ रहे हैं उसके सायरन्स नहीं बज रहे। तो इसराइल ये अब कैसे सिक्योर होगा, कैसे बचेगा, ये अब आप देख लें, खुद ही देख लें। इसके अलावा नाज़रीन तुर्की के हवाले से खबर सामने आई है और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जनाब हमास और तुर्की की मुलाकात हुई है, इस्माइल हानिया और वज़ीर ख़ारजा जो हैं तुर्की के, उनकी, और उसके बाद इस मुलाकात के बाद खबर यह आई है कि इस्माइल हानिया मिलने जा रहे हैं तैयब एर्दोगान के साथ। अब ये पहली मुलाकात है जो इलेक्शन के बाद होने जा रही है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्शन से पहले वाला एर्दोगान साइड पर रखें, इलेक्शन के बाद वाले एर्दोगान साइड पर रखें, वो एक अलग है। के अंदर के जज्बात कुछ भी हों, ग्राउंड रियलिटी उसको नजर आ गई है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा फ़लस्तीन के लिए अमली तौर पर तो उसका करियर ख़त्म है। ये बहुत बड़ा वाकया वहां पर हुआ है, तो उसका करियर खत्म है, उसने करना ही करना है। एर्दोगान साहब ने, मतलब अच्छे आदमी हैं, कोई बुरे आदमी नहीं है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन बहरहाल यहां पर वो लोगों को शिकवा हुआ है उनसे, और अब जो है वो उनको एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें तब्दीली नजर आई है। जो उन्होंने सैंक्शंस लगाई इसराइल के ऊपर, वो छोटी चीज़ नहीं थी, उससे इसराइल को बहुत नुकसान हो रहा है, होना शुरू हो चुका है, उसके इम्पैक्ट आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसराइल की जो सारी कंपनीज है ना वो तुर्की में बैठी हुई हैं। उसकी वजह आप इर्द गिर्द देख लें, ना जॉर्डन में, ना मिस्र में, ना सऊदी अरब में, ना इधर उधर, तो उनकी सबसे ज़्यादा कंपनीज तुर्की में बैठी हुई है। और उसके बाद उन्होंने शिफ्ट होना शुरू हुए हैं यूएई के अंदर। उसके बाद उन्होंने उनकी कंपनीज जहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, तो उससे पहले कि वो बैठे हुए हैं तुर्की के अंदर, और यूएई में तो अभी आना वो शुरू हो रहे थे, तो बहुत नुकसान इनको उस हवाले से हो रहा है। तो वो एक गैर मामूली कदम था जो उन्होंने उठाया। तो जनाब ये मुलाकात हुई है, उसके बाद ये बयान सामने आया एर्दोगान का कि वी विल नॉट लीव गाजा अलोन एंड वी विल रिमेन सपोर्टिव ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज। इसके अलावा अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है एर्दोगान हु हैज बीन वन ऑफ द स्टॉन्च डिफेंडर ऑफ हमास एंड क्रिटिक ऑफ इसराइल ड्यूरिंग द वॉर कंफर्म्ड he would host the leader of the Palestinian cause at the weekend। देखिए, दहशतगर्द कहा जा रहा है ना, हमास को दहशतगर्द कहा जा रहा है, उनके लीडर के ऊपर पाबंदियां हैं। अब मुझे बताइए क्या और मुल्क होस्ट कर सकता है? मुझे बता दीजिए ना, क्या हमास के लीडर को कोई और मुल्क होस्ट कर सकता है? बुला के दिखाया ना जरा कोई और मुल्क, मतलब ईरान बुला रहा है या कतर बुला रहा है या तुर्की, और बताएं कौन सा मुल्क इनको बुला रहा या अपने जगह दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो ये एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। जो पहले था हम आपको रिपोर्ट करते रहे कि ये गलत हो रहा है, ये एर्दोगान साहब ये हाइपोक्रेसी दिखा रहे हैं, ये इनकी बातें कुछ और हैं, एक्शन कुछ और है, और वो उसका अब उनको खुद पता चल गया है। सो अब थोड़ा सा टाइम दें एर्दोगान साहब को, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। और वैसे भी अब तो अंडरस्टैंडिंग ये बनी है कि लड़ाई किसी के साथ नहीं करनी आपस में, ठीक है। जो जॉर्डन ने मिसाइल गिरा दिए तो गिरा दिए, उसका तरीकाकार ये नहीं है कि हम जॉर्डन से लड़ाई करके बैठ जाएं, जो इस वक्त आपस में अरबों की अंडरस्टैंडिंग हुई है, मुसलमानों की जो एक इत्तेहाद बन रहा है, कि ये उसका तरीकाकार नहीं है कि उससे लड़ाई करके बैठ जाओ। उससे मुलाकातें रखो, उससे ताल्लुकात ख़राब ना करो, उससे मुसलसल राब्ते रखो, उसको कन्विंस करो और एक ऐसा माहौल पैदा करो कि वो भी तुम्हारे ब्लॉक में आ जाए। अगर उसको आइसोलेट कर दोगे, उससे लड़ाई कर लोगे, तो ये मसले का हल नहीं है। पिछले 75 सालों में आपने यही किया है, तो उससे कुछ अचीव नहीं हुआ। तो ठीक है, जिस मुल्क की जो मजबूरियां हैं, ठीक है, उसको मौका दें और वो स्टैंड करें, उसको समझाएं, उससे बात करें, ताल्लुकात ख़राब ना करें। ये एक नई अंडरस्टैंडिंग है, इसके मुताबिक चलना है, क्योंकि इससे पीछे दूसरी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, उसमें कुछ अचीव नहीं हुआ। तो अगर कुछ अचीव हो सकता है, देखिए आसान चीज़ें थोड़ी होती हैं। आप जब आज़ादी लेने के लिए निकलते हैं तो वो कहते हैं ना कि ये आज़ादी कोई कप ऑफ टी थोड़ी होती है, तो ये आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, हिकमत अमली बनानी पड़ती है, तो ये इस तरह आसान चीज़ें नहीं होती। अब नाज़रीन स्पेन के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। स्पेन नाज़रीन कमाल जंग लड़ रहा है फ़लस्तीन के लिए, और फ़लस्तीन के लिए खड़े होना समझे कि आप इंसानियत के लिए खड़े होना, और स्पेन ने ज़बरदस्त मुकदमा लड़ा, ज़बरदस्त। और स्पेन जनाब
अब ये खबर है कि स्पेन लीड्स यूरोपियन पुश टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन। इस वक्त स्पेन तो तैयार है, वो रिकॉग्नाइज करने जा रहा है फलस्तीन को, लेकिन वो सिर्फ इस वक्त लॉबिंग ये कर रहा है कि ठीक है वो अभी खुद कर लेगा रिकॉग्नाइज, लेकिन वो चाह रहा है कि एक बड़े लेवल के ऊपर मतलब मना के और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को वो शामिल करे और उसके बाद वो इकट्ठा अनाउंस करें, को 8-10 मुल्क जो हैं वो हों, जिसके बाद वो इकट्ठा अनाउंस करें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि स्पेन एक मतलब यूरोपियन मुल्क है, इसराइल का इत्तेहादी है था, ठीक है, तो वो अगर इस तरह से फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहा है बाकायदा इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि इसराइल तो कह रहा है कि हम रियासत नहीं देंगे, तो अगर स्पेन उसके खिलाफ जाकर, तो ये आसान चीज़ें नहीं होती। इनका पूरा गलबा है पूरे यूरोप के अंदर, इनकी कंपनीज बैठी हुई हैं जो कंट्रोल करती हैं, तो अगर कोई रियासत इस तरह से इनको चैलेंज कर रही है तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो बहरहाल ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।